यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका रूस की बातचीत फिर से शुरू हो गई है और संकेत हैं कि हम फिर से बातचीत के दौर में जा रहे हैं। कल 23 जुलाई को मनीला में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के फोरम में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मिलेंगे। ये दोनों मंत्रियों के बीच पिछले साल सितंबर के बाद पहली आमने सामने की बातचीत होगी। लावरोव के अनुसार चर्चा यूक्रेन और एंकोरेज में हुई सहमतियों पर होगी। मार्क रूबियो ने बैठक की पुष्टि की और बताया कि वॉशिंगटन मॉस्को से संपर्क क्यों नहीं तोड़ रहा। उनका कहना है कि रूस और अमेरिका, जो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, संवाद से पीछे नहीं हट सकते। इसी समय ब्लूमबर्ग ने क्रेमलिन के करीब 3 सूत्रों के हवाले से बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर क्षेत्रीय मांगें कड़ी कर दी हैं। अब वे यूक्रेन को 1 इंच जमीन भी लौटाने को तैयार नहीं हैं और पूरे डॉनबास की मांग कर रहे हैं। डॉनबास के साथ वे सुम्मी और खार्किव के कब्जाए इलाकों को भी अपने पास बफर जोन के तौर पर रखना चाहते हैं और वो बातचीत पर तभी लौटेंगे जब पूरी डोनेत्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। वैसे रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने उन्हें ये काम साल के अंत तक पूरा करने का वादा किया है। एक दिन पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने सार्वजनिक रूप से एक और संचार चैनल उजागर किया। बाकू में 12 से 14 जून तक जुलाई में रूस और जर्मनी के पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक बंद बैठक हुई, जिसमें ये चर्चा की गई कि खुद अजरबैजान को बताए बिना युद्ध कैसे समाप्त किया जाए। और इसी से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए, आइए हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आज घोषणा की कि वे 23 जुलाई गुरुवार को मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों के फोरम के दौरान मार्को रूबियो से मिलेंगे। मजेदार बात यह है कि अभी रूसवासी फिर से एनकरेज में हुई उन सहमतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको याद होगा असल में थी ही नहीं। ठीक कल ही ब्लूमबर्ग ने लिखा कि रूस मानता है कि एनकरेज की सहमतियां अब प्रभावी नहीं रहीं। यूक्रेन पर अमेरिका के सख्त रुख के कारण क्रेमलिन ने फिर कहा कि अलास्का में अमेरिका और रूस के नेता डोनाल्ड ट्रंप और बौने व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर ऐसी सहमतियां की थीं जिनमें यूक्रेन पर दबाव डालना शामिल था। इसका मकसद था कि डोनेत्स्क क्षेत्र को छोड़ने के बदले रूस को सुमी और खार्किव क्षेत्रों के कुछ हिस्से वापस मिल जाएं। लेकिन मैं याद दिला दूं कि मार्को रूबियो के पीछे सरगेई लावरोव है और इसके बाद खुद व्लादिमीर पुतिन ने भी जून में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि एंकरेज में वास्तव में कोई समझौता नहीं हुआ था। एंकरेज की कोई भावना थी ही नहीं। ट्रंप और पुतिन ने वहां किसी बात पर सहमति नहीं बनाई। मैं फिर से जोर देता हूं, खुद पुतिन ने यह कहा था। उन्होंने कहा, हां, कोई समझौता नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 महीना बीत गया, जंगली रूसी लोग ये सब भूल गए और अब आज लावरोव ये बयान दे रहे हैं। उद्धरण, हम मानकर चल रहे हैं कि कम से कम अभी तक हमारे अमेरिकी सहयोगियों ने इनकरेज में अपनी ही दी गई पेशकशों से इनकार नहीं किया है जो उन्होंने कही थीं और जो अब सबको अच्छी तरह से पता है। यानी रूसी लोग बेशर्मी से कह रहे हैं कि एनकरेज में समझौते हुए थे, हम उन्हीं पर वापस आ गए हैं और हमें पूरी तरह मना नहीं किया गया। एक बार फिर 1 महीने पहले लावरोव और पुतिन ने कहा कोई समझौता नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया। लावरोव कहते हैं हमें उन समझौतों से इनकार नहीं किया गया जो थे ही नहीं। लावरोव ने कहा कि वो मार्क रूबियो से ट्रंप की उन भविष्यवाणियों पर सवाल करेंगे जिनमें यूक्रेन में समाधान करीब बताया गया है। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की समाधान के करीब आने वाली भविष्यवाणियों का सवाल है, तो मैं कल मार्क रूबियो से पूछ लूंगा, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने भी एनकरेज के नतीजों पर काफी अस्पष्ट टिप्पणी की थी। और इस संदर्भ में अमेरिकी पक्ष की स्थिति ये है। मार्क रूबियो ने मुलाकात की पुष्टि कर वॉशिंगटन का तर्क समझाई। कहा कि रूस और अमेरिका, जो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, वे संवाद से पीछे नहीं हट सकते और इसलिए वे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हर स्थिति में रूसी सरकार से संबंध रखने होंगे।
अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि मॉस्को से बातचीत न करना सही नहीं। अमेरिका संवाद को फिर शुरू करने को तैयार है, युद्ध खत्म करने में रचनात्मक योगदान के लिए। यहाँ यह बात साफ कर देनी चाहिए कि वॉशिंगटन साफ तौर पर कह रहा है कि वह मॉस्को के साथ संपर्क तोड़ने का इरादा नहीं रखता, युद्ध और प्रगति की कमी के बावजूद। ये वही स्थिति है जिसमें हमें काम करना होगा। वैसे हमेशा से ऐसा ही रहा है। दुर्भाग्य से जंगली रूसियों से संवाद जरूरी है ताकि समझा जा सके कि वे क्या सोचते और योजना बनाते हैं। ये एक अध्ययन है, ये समझना जरूरी है कि ये जीव क्या है, इसलिए उनके साथ संवाद बना रहता है। अब ये स्पष्ट है कि बातचीत एक नए रास्ते पर जा सकती है और अभी क्रेमलिन फिर से दांव बढ़ा रहा है। अभी जो हो रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि रूसियों ने समय खींचने का एक नया मौका देख लिया है, जैसे कि वे बातचीत कर रहे हों। मैं समझाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। ब्लूमबर्ग ने क्रेमलिन के करीब 3 सूत्रों के हवाले से व्लादिमीर पुतिन का वार्ता पर नया रुख बताई है और ये पहले से भी ज्यादा सख्त निकली है। रूसियों की ये क्लासिक रणनीति है, बातचीत में पहले तनाव बढ़ाना, फिर उसे कम करना। तो ब्लूमबर्ग क्या लिखता है? पहली बात, रूस अब युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते के तहत यूक्रेन को एक भी कब्जा की गई जमीन वापस करने का इरादा नहीं रखता। पहले मॉस्को में कहा जाता था कि यूक्रेन दोनबास छोड़ दे, बदले में सूमी और खार्किव के कब्जाए क्षेत्र मिल जाएंगे। रूसियों ने इसे एनकरेज की भावना कहा, लेकिन वॉशिंगटन ने ऐसी सहमति से इनकार किया था। अब क्रेमलिन ने योजना छोड़ दी है और खुलकर कह रहा है कि इसमें अमेरिकी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने डील का उल्लंघन किया जो अलास्का में थी ही नहीं। रूस ने सुमी और खार्किव के कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने पास बफर जोन के रूप में रखने का इरादा जताया है। अब पुतिन कह रहे हैं कि ये इलाके कभी वापस नहीं होंगे, चाहे दोनबास पूरा कब्जा लें। यहीं से तीसरी अहम बात निकलती है। व्लादिमीर पुतिन अब भी पूरे डोनबास पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मानना है कि बातचीत सिर्फ इसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही फिर से शुरू हो सकती है। मॉस्को शांति की बात तभी करेगा जब वो दोनेत्स्क क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर ले। मुझे उन रूसियों से बात करने की कल्पना भी कठिन लगती है जो अब भी सुमी और खार्किव के हिस्सों पर कब्जा किए हुए हैं। चौथा, समय सीमा के बारे में। ब्लूमबर्ग के एक सूत्र ने बताया कि रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर आश्वासन दिया तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को कि रूसी सेना इस साल के अंत तक डोनेत्स्क क्षेत्र के शेष हिस्से पर आसानी से पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगी। इसी दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने एजेंसी को बताया कि कई सैन्य अधिकारी इस समय सीमा को अवास्तविक मानते हैं और अधिक संभावित समय सीमा के रूप में 2027 के मध्य को बताते हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन को फिर से ऐसी समय सीमा मिली है जो कभी पूरी नहीं होगी। व्लादिमीर पुतिन और सख्त क्यों हुए? ब्लूमबर्ग इसके 2 कारण बताता है। पहला, क्रेमलिन में मानते हैं कि अगस्त 2025 में एंकोरेज समिट में हुई अनौपचारिक समझौते टूट गई हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नोट करना जरूरी है। रूसी हमेशा ऐसे ही बातचीत करते हैं। वे खुद ही समझौते बनाते हैं, फिर साल भर उन्हें लेकर घूमते हैं और बाद में मानते हैं कि वे कभी थे ही नहीं। अब वे कहते हैं वे थे, पर अमेरिकियों ने उन्हें तोड़ा। ये वैसा ही है जैसे व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू करने के लिए बहाना ढूंढ लिया, ये कहते हुए कि कभी पश्चिम में रूसियों से नाटो का पूर्व की ओर विस्तार न करने का मौखिक वादा किया गया था। किसी ने कोई वादा या सहमति नहीं की थी, लेकिन रूस कहते हैं कि था और उसे तोड़ा गया, इसलिए युद्ध शुरू करने का कारण है। यहां भी यही स्थिति है। पुतिन पहले ही मान चुके थे कि एनकरेज में सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए था। वे कहते हैं सहमति नहीं थी, फिर भी अमेरिकियों ने उसे तोड़ा, इसलिए मेरे पास किसी भी बातचीत के रुख को ठुकराने का बहाना है। और दूसरी वजह ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है कि उन्होंने रूस के 5 सबसे बड़े तेल खरीदारों पर 100% तक शुल्क लगाने वाले विधेयक का समर्थन किया। यह ऐसा है जैसे व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से उस प्रतिबंध कानून का बदला ले रहे हैं जो अभी पारित नहीं हुआ। साथ ही एजेंसी अलग से इस बात पर भी जोर देती है कि पुतिन ने यूक्रेन के रूस के अंदर गहराई तक हमले बढ़ाने के बीच, जिसमें गंदी मॉस्को भी शामिल है, अपनी स्थिति और सख्त कर ली है। हमें इन बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए।
हर नई बातचीत के दौर से पहले क्रेमलिन दांव बढ़ा देता है, शर्तों को जितना हो सके सख्त कर देता है ताकि सौदेबाजी के लिए जगह बनी रहे। ये रूसियों की पारंपरिक बातचीत रणनीति है। याद करें, व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में क्या मांगा था, 2023 में उन्होंने क्या मांगा था, एक साल पहले क्या मांगा था और आज क्या मांग रहे हैं। अगर आप इस कड़ी को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि स्थिति सख्त नहीं हो रही बल्कि धीरे धीरे नीचे जा रही है। मैं याद दिला दूं, आक्रमण के शुरुआती दिनों में वो गंजा व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कह रहा था, यूक्रेनी सेना आइए आपसे बात करें क्योंकि वहां कुछ आतंकवादियों ने युद्ध शुरू किया है। हाँ, हम अभी 3 दिन में कीव पर कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह, इसलिए यूक्रेन की सेना नहीं रहेगी, हम डीनाजिफिकेशन कर देंगे। ये सारी बातें आपको याद होंगी। आज पुतिन किस स्तर तक गिर गया है? वो बफर जोन बना रहा है क्योंकि रूस जल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मनीला में लावरोव और रूबियो की बातचीत का सार्वजनिक हिस्सा है, लेकिन इसका एक गुप्त हिस्सा भी होता है। पेस्कोव ने कहा था कि क्रेमलिन यूरोप से बातचीत को तैयार है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी कुछ अहम बातें बताईं। इल्हाम अलीयेव ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ ब्रीफिंग में बताया कि बाकू में 12 से 14 जुलाई के बीच रूस और जर्मनी के पूर्व उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों की एक बंद बैठक हुई थी। ये बैठक यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए हुई थी। इल्हाम अलीयेव बोले, हमारी जानकारी के बिना हमारी जमीन का ऐसी बैठक के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि हम बैठक में नहीं थे। हालांकि उड़ानों से जुड़ी जानकारी मुझे यह कहने की अनुमति देती है कि बाकू में गुप्त बैठक वाकई हुई थी। अगर बैठक का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना था तो हम इसका स्वागत करते हैं। और अब प्रेस में खबरों के बाद अलीयेव ने अजरबैजान की राज्य सीमा सेवा को अलग से जांच करने का आदेश दिया। चांसलर मर्स ने कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि वहां कौन कौन मौजूद था। रूसी पक्ष से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विक्टर जुबकोव कर रहे थे। ये रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में गज़प्रोम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं। उनके साथ बाकू पहुंचे वैलेरी फादेव, जो रूस के राष्ट्रपति के अधीन परिषद के अध्यक्ष हैं, नागरिक समाज के विकास और मानवाधिकारों पर, और अलेक्सेई ग्रोमिको, ये रूसी विज्ञान अकादमी के यूरोप संस्थान के निदेशक हैं। जर्मन पक्ष से रोनाल्ड पाफाल्लो थे। ये जर्मनी के संघीय चांसलर कार्यालय के पूर्व प्रमुख हैं, और मातियास प्लेटसेक, ये ब्रांडनबर्ग राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से बोल पाया। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। पता चला कि जुबकोव 2024 से नियमित रूप से पूर्व जर्मन अधिकारियों के साथ बंद बैठकें कर रहे हैं। पीटर्सबर्ग संवाद फोरम के जरिए संपर्क हो रहे हैं, जिसे रूस के यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने के युद्ध शुरू होने के बाद आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक बैठकों को युद्ध समाप्ति पर राजनीतिक वार्ता से अलग किया जाए। यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब मॉस्को मनीला और बाकू में पुल बना रहा है, वही पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी भी कर रहा है। ये एक और पुष्टि है कि कल मनीला में मार्को रूबियो को किसी भी हालत में रूसी घोड़े सर्गेई लावरोव पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिसइंफॉर्मेशन काउंटरिंग सेंटर प्रमुख आंद्रेई कोवालेंको ने कहा कि रूस नाटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग उकसावे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विशेष रूप से रूसी संघ बाल्टिक देशों पर हमलों और पोलैंड के क्षेत्र में उकसावे के लिए यूक्रेनी ड्रोन के रूप में छिपाए गए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। इन कार्रवाइयों का मकसद सहयोगियों में यूक्रेन पर भरोसा कम करना है, जिसकी जिम्मेदारी रूस की GRU पर है। और वैसे ये ऐसा पहला चेतावनी नहीं है। मैं याद दिला दूं, कुछ दिन पहले पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने भी अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि रूस नाटो सदस्य देश पर हमला कर सकता है या अपने ही क्षेत्र में हमले का नाटक कर सकता है, और दोनों ही मामलों में यूक्रेनी ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है, ताकि कीव के पश्चिमी सहयोगियों सबसे पहले पोलैंड पर हमला करने का बहाना मिल सके। ऐसे योजनाओं का कारण सिकोर्स्की ने यूक्रेनी मोर्चे पर रूस की असफलताओं को बताया। अब बार बार कहा जा रहा है कि रूस में शरद ऋतु में जबरन भर्ती की अफवाहें हैं और पुतिन दूसरा मोर्चा खोलने को तैयार हैं। ये भी यूरोप पर दबाव डालने के तरीके हैं।
ताकि यूक्रेन को यूरोपीय लोगों के जरिए आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। अब जब सारे तथ्य हमारे पास हैं, तो आइए विश्लेषण करें कि यह बातचीत यूक्रेन पर क्या असर डालेगी और क्रेमलिन की असली योजना क्या है। पहली बात, बातचीत से जुड़े सुर्खियों के बावजूद पुतिन के रुख में कोई नरमी नहीं आई है। रुख और सख्त हो गया है। पहले अदला बदली पर चर्चा होती थी, अब मॉस्को कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है और सुम्मी व खार्किव क्षेत्रों में बफर जोन भी मांग रहा है। बातचीत की शर्त है पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा। क्रेमलिन असल में बातचीत नहीं, आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन जल्दी निष्कर्ष न निकालें। दूसरी बात, रूसी रक्षा मंत्रालय ने व्लादिमीर पुतिन से पूरे डोनबास पर कब्जा करने की जो समय सीमा वादा की है, खुद उनके सैनिक ही उसे अवास्तविक मानते हैं और 2026 के अंत की बजाय वे 2027 का साल बता रहे हैं। और इसका मतलब है कि मॉस्को खुद ही बातचीत के लिए रखी गई शर्तों को पूरा नहीं कर सकता और ये सारी व्यवस्था समय खींचने का एक तरीका बन जाती है। फिर वही बात, पुतिन बोले, जब तक मैं डॉनबास पर कब्जा नहीं कर लेता बातचीत नहीं होगी। लेकिन उसके सैन्य अधिकारी कहते हैं साल के अंत तक कोई कब्जा नहीं होगा, अगले 6 महीने में भी नहीं। और इसी समय लावरोव रूबियो के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। तीसरा, सभी चैनलों को एक साथ सक्रिय करना। लावरोव रूबियो के पास, जुबकोव बाकू होकर जर्मनों के पास। पेस्कोव ने यूरोप से बात करने की तत्परता जताई, जबकि रूस में यह सब हो रहा है। मैं आपको संदर्भ याद दिला दूं। जलती हुई तेल रिफाइनरियां और ईंधन संकट। 4 क्षेत्रों में वाइल्डबेरीज के गोदाम जल चुके हैं। रूसी बैंक ईंधन संकट से हुई महंगाई के कारण मुख्य ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना मानकर चल रहे हैं। पूंजी धीरे धीरे रूस से बाहर जा रही है। ट्रंप रूसी तेल खरीदारों पर 100% शुल्क वाले विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। यानी मॉस्को ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दबाव में बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। चौथा, और हमारे लिए सबसे खतरनाक, जब तक ये सारी बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, रूसी GRU नाटो देशों के खिलाफ यूक्रेनी झंडे के नीचे उकसावे की घटनाओं की तैयारी कर रहा है। योजना साफ है, बातचीत की मेज पर कुछ रचनात्मक रुख दिखाना और GRU के जरिए बाल्टिक और पोलैंड पर यूक्रेनी ड्रोन के नाम पर हमला करना, ताकि हमें अपने सहयोगियों से लड़ाया जा सके। अगर ऐसी उकसावे की घटना बातचीत के दौरान होती है, तो ये पश्चिम में हमारे समर्थन को किसी भी बयान से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये दिखाने की कोशिश है कि हम रूसी बातचीत कर रहे हैं, जबकि यूक्रेनी अपने ड्रोन से यूरोप पर जानबूझकर हमला कर रहे हैं ताकि बातचीत बिगड़े। इसका मतलब है वे शांति नहीं चाहते। बाकू में हुई मुलाकात से पता चलता है कि आधिकारिक कूटनीति के अलावा रिटायर्ड अधिकारियों और गैज़प्रोम के जरिए एक छुपा चैनल भी सक्रिय है, बंद सेंट पीटर्सबर्ग डायलॉग के जरिए, और ये सब 2024 से लगातार हो रहा है। अलियेव को भी इसका पता उड़ालों के डेटा से चला और मर्ज ने सार्वजनिक रूप से इससे किनारा कर लिया। ये वही मामला है जब यूक्रेन के पीछे उसके भविष्य पर वे लोग चर्चा कर सकते हैं जिन्हें असल में किसी ने चुना ही नहीं। नतीजा यह है कि कल 23 जुलाई को लावरोव और रूबियो 10 महीनों में पहली बार मनीला में वार्ता की मेज पर बैठेंगे और यूक्रेन पर चर्चा करेंगे। अब मॉस्को का रुख और सख्त है। कोई क्षेत्र वापस नहीं होगा। पूरा डोनबास, सुमी व खार्किव में बफर जोन। वार्ता तभी होगी जब डोनेट्स्क क्षेत्र पूरी तरह कब्जे में आ जाएगा, जिसकी उम्मीद उनके सैन्य अधिकारी 2027 से पहले नहीं करते। साथ ही बाकू में जुबकोव का जर्मनों से गुप्त चैनल भी उजागर हुआ और अब यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद ने यूक्रेनी झंडे के तहत नाटो देशों के खिलाफ GRU द्वारा तैयार की जा रही उकसावे की कार्रवाइयों के बारे में चेतावनी दी है। यह निष्कर्ष सीधा है, रूस अभी वार्ता की मेज पर इसलिए नहीं बैठ रहा कि वो शांति चाहता है, बल्कि इसलिए बैठ रहा है क्योंकि उसकी हालत खराब है। तेल डिपो जल रहे हैं, रिफाइनरी जल रही है, अभी तो सारे गोदाम एक के बाद एक उड़ रहे हैं, देश से पूंजी भाग रही है। यहां ट्रंप सच में नए प्रतिबंध लगा सकते हैं और रूस भी चाल चल रहा है ताकि हमें सहयोगियों से लड़वा सकें। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी वार्ता को हमेशा पूरी सतर्कता के साथ लिया जाए। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।